पदार्थ है। हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, इसको छोड़कर टेस्टिस और ओवरी, हालांकि वो एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं है लेकिन उनसे भी हार्मोन बनते हैं। तो हमारे शरीर में कहना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड से पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, नलिका विहीन ग्रंथियां पाई जाती है। इन एंडोक्राइन ग्लैंड से 100 से अधिक हार्मोन का निर्माण होता है। और हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका नाम होता है, शाब्दिक काम होता है इसका उत्तेजना लाना। मैं क्रियाशीलता को जगाता हूँ। हार्मोन का शाब्दिक अर्थ होता है मैं क्रियाशीलता को जगाता हूँ, मतलब शरीर में उत्तेजना पैदा करना। ये अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से बनती है और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से अपने लक्ष्य ऑर्गन में पहुंचती है, अपने टारगेट ऑर्गन में पहुंचती है और वहां जाकर अपने क्रियाओं को क्या करती है? संपन्न करती है। ठीक है जी। तो आजकल ये देखा जाता है हार्मोन हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये कम हो गया तो भी रोग, ज्यादा हो गया तो भी रोग। हार्मोन हमको हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में चाहिए। इनके इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए स्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है, मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग हार्मोन का ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल ये देखेंगे कि हार्मोनों का निर्माण में किसका भूमिका है? सूक्ष्म जीवों का भूमिका है। ठीक है, तो दो हार्मोन का यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम लोग। एक है इंसुलिन हार्मोन और दूसरा है मानव वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। दो हार्मोन का अध्ययन करेंगे जिसके निर्माण में सूक्ष्म जीवों की क्या है? भूमिका है। क्लियर? पहला हार्मोन का नाम है इंसुलिन। पहला हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। आप लोग जानते होंगे इंसुलिन क्या है, आप लोग को मैं 11वीं में भी बताया था। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में यहाँ पर एक कहना चाहिए पेनक्रियास नामक ऑर्गन होता है। हमारे शरीर में एक पेनक्रियास नामक क्या है? एक ऑर्गन है। अग्नाशय, अग्नाशय में कहना चाहिए अंदर में एक और ऑर्गन होती है, उसको कहा जाता है आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर में कहना चाहिए एक आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। इसमें 3 सेल्स पाई जाती है। एक होता है अल्फा सेल्स और एक होता है बीटा सेल्स और एक होता है डेल्टा सेल्स। तो ये जो बीटा सेल्स है इनसे कहना चाहिए इंसुलिन नामक हार्मोन का क्या होता है? सेक्रेशन होता है। इनसे ग्लूकागोन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है, हालांकि इसका अध्ययन यहाँ पर नहीं करेंगे। और डेल्टा सेल्स है, इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे शरीर में पेनक्रियास नामक ऑर्गन है, इसमें आइजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की एक द्वीपिकाएं एक ऑर्गन है। इसमें 3 सेल्स है। 3 सेल्स में एक सेल्स का नाम है बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स ही कहना चाहिए इंसुलिन नामक हार्मोन का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, ये इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? ये हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। हम लोग जो भी भोजन लेते हैं, चावल लेते हैं, आलू लेते हैं, मीठा लेते हैं, वो अंत में डाइजेशन के बाद किसमें टूटते हैं? ग्लूकोज में ही टूटते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज मतलब मीठा पदार्थ है। तो हमारे ब्लड में मीठा पदार्थ की मात्रा क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? इंसुलिन नामक हार्मोन पाई जाती है। ये इंसुलिन नामक हार्मोन ये ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में चेंज करता है। फलतः ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती है और हमको डायबिटीज नामक रोग नहीं होता है।
ठीक है। मान लो कहने की हमारे शरीर में इंसुलिन की क्या हो गया, कमी हो गया, तो ये जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में चेंजेस नहीं हो पाएगा और ब्लड में कहने चाहिए इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ब्लड में कहना चाहिए इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तब उस रोग को क्या बोलते हैं हम लोग, डायबिटीज, मधुमेह, शुगर रोग बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज है ये हमारे शरीर में कहना चाहिए लगभग खाली पेट में 140 के आसपास और भरे पेट में लगभग 110 के आसपास होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में इनसे बढ़कर कहना चाहिए 200 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, तो डायबिटीज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इतने में है तब ये नॉर्मल है, यदि इसकी मात्रा इतना हो गया तो डायबिटीज, और ज्यादा डायबिटीज, और ये ज्यादा डायबिटीज। तो डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या है, डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या है, इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी, क्योंकि इसका कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। यदि उसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंजेस नहीं हो पाएगा, फलतः ब्लड में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब इसकी मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है तो क्या हो जाती है, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। डायबिटीज से किसी व्यक्ति की तुरंत मृत्यु नहीं होती है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब लंबे समय तक डायबिटीज रहती है तो शरीर का कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है, किडनी, लंग, लीवर, कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। अधिकांश जो कहने की व्यक्ति है जिनका किडनी खराब होता है उसका कारण क्या होता है, लंबे समय तक डायबिटीज का पाया जाना। ठीक है, तो मान लो कहना चाहिए जो डायबिटीज नामक रोग है ये अभी के बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक का नाम लेना चाहूंगा, एक है बेंटिंग और एक है बेस्ट, एक है बेंटिंग और एक है बेस्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहली बार डॉग मतलब कुत्ते के पेनक्रियास से इंसुलिन को अलग किया था। कुत्ते के शरीर से इंसुलिन को क्या किया था, अलग किया था और डायबिटीज नामक रोग को ठीक किया जाता था। लेकिन इसका कुछ न कुछ साइड इफेक्ट का प्रभाव पड़ता था। तो आगे चलकर वैज्ञानिकों ने केटल और सुअर, मवेशी और सुअर के पेनक्रियास से इंसुलिन को अलग किया और मानव में इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन इनका भी साइड इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि दोनों पे इंसुलिन में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण मानव में कहने की इसका साइड इफेक्ट पड़ता था, एलर्जी होता था। ठीक है, तो आगे चलकर 1983 में, आगे चलकर 1983 जुलाई 1983 आगे चलकर जुलाई 1983 में, ये इसका विस्तृत वर्णन आपको चौथे यूनिट में मिलेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, यहाँ पर उतना विस्तृत अध्ययन नहीं होगा या फिर ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो आगे चलकर जुलाई 1983 में अमेरिका की एक कंपनी है, लिली भी लिखा रहता है, किसी में वेली भी लिखा रहता है, लिली, एक कंपनी का नाम है अमेरिका का लिली, किसी में वेली, जो भी हो, अमेरिका के कंपनी है लिली, जिन्होंने जुलाई 1983 में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से, ये उसका
ये हेडिंग है उसका। आगे चलकर इसी का हम लोग चौथे यूनिट में अध्ययन करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको चौथे यूनिट में इसी का 2 चैप्टर आपको मिलेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको चौथे यूनिट में इसका 2 चैप्टर मिलेगा, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसके टेक्निक का नाम है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से, इस बैक्टीरिया की सहायता से, मतलब इस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया गया है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में रिसर्च किया गया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से। अब विश्व में सबसे पहली बार एक इंसुलिन हार्मोन का आर्टिफिशियल रूप से निर्माण किया गया और इसका लोकप्रिय भाषा में नाम क्या दिया गया था? ह्यूम्युलिन। एक बार इसको 12वीं में ही पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, जब उस समय ऑब्जेक्टिव आता था तब। मतलब मानव निर्मित प्रथम इंसुलिन हार्मोन का नाम क्या है? मानव निर्मित प्रथम इंसुलिन हार्मोन का नाम क्या है? तो उसका लोकप्रिय भाषा में नाम क्या दिया गया है? ह्यूम्युलिन कहा जाता है। ह्यूम्युलिन ये विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन हार्मोन है और इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? डायबिटीज नामक रोग को दूर करने में, ठीक है जी। क्योंकि इंसुलिन का कोई इलाज नहीं था। यदि डॉग से लेते हैं, कैटल से लेते हैं, सुअर से लेते हैं तो हमारे शरीर में साइड इफेक्ट होता था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ह्यूम्युलिन नामक कहना चाहिए आर्टिफिशियल इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया गया और इसका निर्माण किस सूक्ष्म जीवी की सहायता से किया गया था? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया। आप लोग को मैं पहले ही बताया हूँ, हमारे शरीर में जितना भी जो जेनेटिक में कार्य हुए हैं वो किस पर रिसर्च किए गए हैं? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पर। क्लियर? ये हो गया आप लोगों का इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण में इस कहना चाहिए सूक्ष्म जीवी मतलब बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। क्लियर? दूसरा हार्मोन का नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, मतलब मानव का वृद्धि करने वाला हार्मोन। इसको ही बताता हूं। हमारे यहाँ पर कहना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड सा होता है। क्या ग्लैंड सा होता है? मस्तिष्क के बगल में पिट्यूटरी ग्लैंड सा होता है, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसका 3 भाग होता है, अग्रभाग, मध्य भाग, पास भाग और मिड हाइट। तो अग्रभाग में ये ग्रोथ हार्मोन का निर्माण होता है। इसका दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर इसका दूसरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि करने वाला हार्मोन। यदि किसी व्यक्ति में इसका उत्पादन नॉर्मल होता है तो वो नॉर्मल हाइट के होते हैं। यदि किसी के शरीर में इसका निर्माण आवश्यकता से ज्यादा होगा तो व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। उस रोग को एक्रोमेगेली कहा जाता है। एक्रोमेगेली। यदि इस हार्मोन का निर्माण कम होता है तब वह व्यक्ति क्या हो जाता है? ड्वार्फ, बौना। तो वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति ड्वार्फ या फिर बौना होना पसंद नहीं करता है, लेकिन मान लो उनके शरीर में इस ग्रोथ हार्मोन का निर्माण नहीं हो रहा है नेचुरली। हम लोग बोलते हैं ना, हाइट बढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, ये तो जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। यदि किसी के पिताजी लंबे हैं तो उनके आने वाला जो चाइल्ड होता है 99% लंबे होने की संभावना है। जो मध्यम है तो 99% मध्यम होने की संभावना है। जिनके माता पिता छोटे कद के हैं उनकी 99% चांसेस क्या है? छोटे कद का। ठीक है। तो आजकल कहना चाहिए आधुनिक युग में, मेडिसिन युग में बहुत अधिक कहना चाहिए रिसर्च किया गया है। तो आजकल वैज्ञानिकों ने कहना चाहिए इस ग्रोथ हार्मोन का आर्टिफिशियल रूप से निर्माण कर लिया है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का कहना चाहिए आर्टिफिशियल रूप से क्या कर लिया गया है? निर्माण कर लिया गया है। तो इसका निर्माण कैसे किया गया है? इस ग्रोथ हार्मोन का निर्माण कैसे किया गया है? इसका भी निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ही किया गया है। ठीक है। इसका विस्तृत अध्ययन चौथे यूनिट में। इसके लिए किया गया है, ये प्लाज्मिड लिया गया। प्लाज्मिड का नाम है
BR322 प्लाज्मिड। एक वैज्ञानिक का नाम है गोडेल और उनके सहयोगी। इस ग्रोथ हार्मोन का निर्माण किया था गोडेल एवं उनके सहयोगियों ने। ठीक है, इन वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एक प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड यहाँ पर वेक्टर का कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? वेक्टर, वाहक का कार्य करेगा। इसको विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। प्लाज्मिड का नाम है PBR322 प्लाज्मिड। ये वेक्टर है, वाहक है, मतलब वहन करने वाला है। इनकी सहायता से हमारे शरीर में क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन उत्पन्न करने वाले जीन होते हैं हमारे शरीर में। ये कहना चाहिए ग्रोथ हार्मोन का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में इस ग्रोथ हार्मोन का निर्माण कौन करता है? जीन करता है। हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि करने वाले हार्मोन का उत्पादन करने वाले जो जीन होते हैं, इस जीन को इसके माध्यम से ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराया गया। ग्रोथ हार्मोन उत्पन्न करने वाले जीन को PBR322 प्लाज्मिड की सहायता से इनके शरीर में प्रविष्ट कराया गया। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के शरीर में प्रविष्ट कराया गया। तब ये बैक्टीरिया क्या करता है? इस ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करना शुरू कर देता है। हमको क्या प्राप्त करना है? ग्रोथ हार्मोन, चाहे कि क्या हो सके? मानव का वृद्धि हो सके, हाइट बढ़ सके। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे करेंगे? हमारे शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करने वाले जो जीन है, इस जीन को इस प्लाज्मिड की सहायता से किनके शरीर में प्रविष्ट करा देंगे? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के शरीर में प्रविष्ट करा देंगे। तब ये ई कोलाई नामक बैक्टीरिया इस ग्रोथ हार्मोन का क्या करने लग जाता है? निर्माण करने लग जाता है, जिसको हम लोग बाद में प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आर्टिफिशियल रूप से ग्रोथ हार्मोन का क्या किया गया? निर्माण किया गया। क्लियर? आगे चलकर इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया गया। तो आगे चलकर कहना चाहिए, दूसरा कहना चाहिए बैक्टीरिया लिए। दूसरा बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास। दूसरा बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास। ठीक है, ये डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया है। इसी प्रयोग को, मतलब ग्रोथ हार्मोन उत्पन्न करने वाले जीन को इनकी सहायता से इनके शरीर में प्रविष्ट कराया गया। तो ये और ज्यादा मात्रा में कहना चाहिए ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करने लगता है। ठीक है, तो यदि हमको व्यावसायिक तौर पर ग्रोथ हार्मोन का निर्माण करना है तो इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में कहना चाहिए ग्रोथ हार्मोन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से दो हार्मोनों का आर्टिफिशियल रूप से निर्माण किया गया है। एक है इंसुलिन और एक है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और दोनों में कहना चाहिए ई कोलाई नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया है। और इसमें कहना चाहिए ई कोलाई और स्यूडोमोनास दो बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया है। आजकल एक नई प्रजाति आई है इनकी, स्यूडोमोनास पुटिडा। स्यूडोमोनास पुटिडा, ये नीट में आया था ये क्वेश्चन, स्यूडोमोनास पुटिडा का कार्य। तो इसका दो कार्य याद रख लेना। एक कार्य दिया गया था शराब उद्योग की, ये नई प्रजाति है। शराब उद्योग, शराब बनाने में कहना चाहिए जो बैक्टीरिया प्रयोग किया जाता है, वैसे शराब बनाने में एक सेक्रोमाइसिस सीरिविसी का उपयोग होता है। ब्रेड उद्योग और बियर उद्योग, शराब और डबल रोटी दोनों में सेक्रोमाइसिस सीरिविसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो शराब उद्योग के लिए नई प्रजाति है स्यूडोमोनास पुटिडा। एक और कार्य दिया था जो निष्कासित तेल होता है, निष्कासित तेल की सफाई के लिए, निष्कासित तेल की शुद्धिकरण के लिए इस प्रजाति का उपयोग किया जाता है, मतलब इस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब उसके बाद औषधि उद्योग के अंतर्गत आगे है इसके अंतर्गत आगे है इंटरफेरॉन।
इसको याद रखेंगे। इंटरफेरॉन क्या है, छोटा क्वेश्चन आता है तो ये एंटीवायरल प्रोटीन है। एंटीवायरल प्रोटीन है मतलब वायरस के खिलाफ एक प्रोटीन है, ठीक है। इसका खोज कहने चाहिए होस्किंस नामक साइंटिस्ट ने किया था। एक साइंटिस्ट का नाम है होस्किंस। इन्होंने एक प्रयोग किया था चौथे यूनिट के अनुसार। होस्किंस नामक साइंटिस्ट ने एक वायरस लिया, येलो फीवर उत्पन्न करने वाला वायरस, पित्त ज्वर उत्पन्न करने वाले क्या ले लिए, वायरस ले लिए, जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, येलो फीवर, पित्त ज्वर। इसको कहना चाहिए बंदर के शरीर में प्रविष्ट करा दिया गया। बंदर के शरीर में इसको क्या करा दिया गया, प्रविष्ट करा दिया गया। तब मान लो कहना चाहिए या तो इसको रोग हुआ या फिर मान लो नहीं हुआ। लेकिन आपको पता होगा कोई भी वायरस एक बार शरीर में प्रविष्ट करता है तो दूसरा बार प्रविष्ट करता है तब तक उसके शरीर में रेसिस्टेंस पावर पैदा हो जाती है, मतलब दूसरी बार वही रोग नहीं होता है। तो ये वायरस जब इनके शरीर में प्रविष्ट करता है, ठीक है, तो इनके जो सेल्स होती है, इनके जो सेल्स होती है, इस सेल्स के चारों तरफ एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इस सेल्स की चारों तरफ एक क्या निर्माण हो जाता है, प्रोटीन। इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन इस वायरस के खिलाफ क्या हो जाती है, एंटी हो जाती है। तो ये वायरस कहने चाहिए बाद में, ये वायरस बाद में इनके शरीर में प्रविष्ट करती है तो इस मंकी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस मंकी के शरीर में, इनके शरीर में जो कोशिका होती है उनके चारों तरफ क्या बन जाती है, एंटीवायरल प्रोटीन हो जाती है, ठीक है। तो इंटरफेरॉन क्या है, एक एंटीवायरल प्रोटीन। मतलब कोई भी वायरस जब प्रविष्ट करती है, ठीक है, उसके बाद 1 साल 2 साल 5 साल बाद जब वही वायरस उसके शरीर में प्रविष्ट करती है तो उस व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में क्या बन जाती है, एक इंटरफेरॉन बन जाती है, एंटीवायरल प्रोटीन बन जाती है, जिसके कारण इस व्यक्ति को कोई भी रोग, ये वायरस से रोग नहीं होगा। क्लियर। इसका भी चौथे यूनिट में थोड़ा सा और विस्तृत पढ़ेंगे। इसका यहाँ पर प्रकार देखते हैं, ठीक है। इसका संश्लेषण चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। इस इंटरफेरॉन का 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला होता है अल्फा, सेकंड होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। इसका दूसरा नाम है